आज हम पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं कि पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे दोनों बातें समझ लो। अध्याय 3 पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो 12 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा चैप्टर। इसके पहले हम आप लोगों को विलयन पढ़ा चुके हैं। बहुत पहले की बात है कि आप लोगों को एक जब केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में ठोस अवस्था हुआ करता था, ठोस अवस्था कट गया है। तो अब आपके सिलेबस में जो है, सिलेबस के अनुसार अगर देखें हम तो विलयन है, पहला चैप्टर विलयन है। विलयन आपका जो अध्याय 1 था, जो हम पढ़ाए हैं आपको, अध्याय जो चैप्टर 1 है, अगर हम इसको देखने का प्रयास करें, जो चैप्टर 1 है वो हमारा है विलयन। और विलयन जो है हमारा कई नंबर का है बेटा? 8 नंबर का। और उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर सेकंड का क्या नाम है? वैद्युत रसायन। जो वैद्युत रसायन है ये हो गया विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन जो है वो कई नंबर का है? 7 नंबर का। विद्युत रसायन आपका 7 नंबर का है, वैद्युत बोलते हैं इसको। और एक चैप्टर हम तीसरा बताने जा रहे हैं आपको, अध्याय 3। अध्याय कहिए, एकक कहिए, यूनिट कहिए, चैप्टर कहिए, आपके एनसीईआरटी के अनुसार हम लेके चल रहे हैं। अध्याय 3 जो है आपकी रासायनिक बलगत की है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये बात हम लोग को पता होना चाहिए, जिस चैप्टर को हम टच कर रहे हैं वो कितने मार्क्स का आएगा, ये बात हमको ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें ये जानकारी नहीं है कि कितने मार्क्स का आएगा, या तो इसमें आएगा कि नहीं आएगा, कितने नंबर का आएगी, अगर ये ज्ञान है तब हम ठीक चल रहे हैं ट्रैक पर। तो अध्याय 3 जो है रासायनिक बलगत की है, वो आपका 7 नंबर का आएगा। तो हम बता दें आपको कि 8 मार्क्स का ये हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल सहित। और हमारा वैद्युत रसायन जो है पूरी वीडियो पढ़ी है, वो भी आपका 7 मार्क्स का है। और ये जो तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, आज पार्ट 1 पढ़ेंगे, वो भी पूरा हमारा 7 मार्क्स का है। ये आप एनसीईआरटी बुक्स ले लीजिए, कॉपी पेस्ट करती है बोर्ड हमेशा। और जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये अभिक्रिया की, मतलब रासायनिक बलगति है, इसी पर हम टिप्पणी करेंगे। और इसको मिटा दें थोड़ा सा। देखो अब हम शुरू करते हैं इसको। रासायनिक बलगति क्या है? रासायनिक बलगति को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ये जो 7 नंबर का है बोर्ड पेपर में आएगा, इसको बोलेंगे नहीं। आप अगर पेपर उठाओगे तो आपको नंबर मिलेगा 7 नंबर का। आप एमसीक्यू मिल जाएगी, क्वेश्चंस मिल जाएगी, और न्यूमेरिकल भी मिल जाएगी। इससे न्यूमेरिकल भी आती है। रासायनिक बलगति में पहला पॉइंट हम बताने जा रहे हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग बताने से पहले हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। इसके पहले हम लोग जितना चीज़ पढ़ रहे थे उसमें रिएक्शंस पढ़ रहे थे, कैथोड पढ़ रहे थे, एनोड पढ़ रहे थे, बैटरी पढ़ रहे थे। रिएक्शन होती थी, धीमे होती थी, तेज होती थी। तो जितनी भी रिएक्शंस होती थी, जिस अभिक्रिया को, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती बहुत तेज हो जाती है, तो उसको हम लोग फास्ट रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी में हम लोग तीव्र रिएक्शन कहते हैं। अगर कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है, जैसे मान लिया जाए कि पहले अगर तीव्र अभिक्रिया की बात करें तो जैसे तेजाब हो गया, स्किन पे पड़ते हुए स्किन को जला देती है, सिकुड़न कर देती है, खराब कर देती है, वो ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग तीव्र अभिक्रिया में रख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर दूसरे उसका विपरीत में अगर बात करें मंद अभिक्रिया की, तो मंद अभिक्रिया में बात करें तो मंद अभिक्रिया जो होती है, जैसे बाहर रखा हुआ लोहा हवा में, और मॉइस्चर जिधर होती है, और आर्द्र जिधर नमी हो, अगर लोहा पर रहे और वह उसके संपर्क में आए तो वह धीरे धीरे वो क्या करती है, जंग लग जाती है। या फिर 2O3 उसका सूत्र होता है जंग का, तो जंग लग जाती है, जो भूरे रंग का होता है। जब जंग लग जाती है तो वो इतना ऐसा नहीं है कि आज रखा गया और 2 घंटे में उसका रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं, समय के अनुसार बहुत स्लो मोशन में होती है, और आसानी से जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? मंद अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया होती है जो अति मंद होती है। अति मंद में क्या कह सकते हैं, जैसे केरोसिन में क्या रखा जाता है, सोडियम अमोनियम रखा जाता है। कई ऐसी अभिक्रिया है जिसको उसको मंद करने के लिए, अति मंद करने के लिए रिएक्शन उसमें केरोसिन रखते हैं, मिट्टी के तेल में हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में। तो कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, उनकी एक वेग होगी। इसको और बात आगे बढ़ाने से पहले कुछ और बात कर लेते हैं। हम लोग हमेशा पढ़ा करते थे चाल बराबर दूरी बटा समय, हम उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं? वेग जो दिया हुआ है, एक चीज पढ़ते हैं हम, एक पॉइंट आपको बताते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय।
काश मेरे पास अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम आपको बताते, मतलब उसमें 3D डायमेंशन दिखा पाते। ये चीज़ समझिए पहले, या शेर चीता कुछ इसे इंडिकेट करके हम आपको दिखाते। लेकिन यहाँ क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हम विद्यालय से मतलब घर से कोचिंग आ रहे हैं या कोचिंग से घर जा रहे हैं या घर से स्कूल, तो अगर हमारी चाल अगर हम एरो ऊपर करते हैं तो वो चीज़ आप मानिएगा कि कोई चीज़ बढ़ रही है, और अगर हम एरो नीचे करते हैं तो ये चीज़ समझिए घट रही है। तो चाल अगर हम बढ़ा दें, देखिए दूरी कांस्टेंट है, चाहे आप साइकिल को तेज चला के आए यहाँ पर और चाहे आप धीरे चला के आए, दोनों बातों में आपकी दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर आपकी कोचिंग और आपके घर के बीच की जो दूरी है अगर 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर ही फिक्स रहेगी, चाहे स्लो चलाइए धीरे चलाइए। तो हम दूरी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, टिप्पणी करेंगे चाल और समय पर, क्योंकि इसी पे प्रभाव पड़ती है। जो अपोजिट में होती है और जो ये सामने है एक दूसरे के वित्तमानुपाती होती है। जैसे चाल, अगर हम चाल को बढ़ा दें तो हमारा ये जो समय है वो कम लगेगा, अर्थात ये क्लियर हो गया कि समय कम लगा। चाल बढ़ाने पर समय कम लगेगी। चाल के उधर वाला हम एरो ऊपर किए हैं तो इधर वाला एरो नीचे कर दिए हैं, तो बात समझ में आ रही है, चाल बढ़ी समय कम लगा। अब आइए हम चाल को थोड़ा सा कम कर देते हैं तो यही चीज़ अपोजिट हो जाती है, समय हमारा बढ़ जाती है। चाल को बढ़ाने पे समय कम और चाल को घटाने पे समय ज़्यादा लगेगी। दूरी कांस्टेंट रहेगा, दूरी पे प्रभाव नहीं पड़ेगी। इस बात को हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हम ऐसा एग्जाम्पल इसलिए लें क्योंकि ये चीज़ हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में यूज होती है। चलिए, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। इस बात को उठा करके हम ले चलते हैं, यहाँ झोंकते हैं। अभिक्रिया का वेग, वेग कहे, दर कहे, प्रति समय कहे, एकांक समय कहे, वन मोमेंट कहे, बातें कुछ भी हो, आपके प्रति सेकंड कहे, वेग कहे मतलब दर कहे तो प्रति सेकंड की बात हो रही है। एकांक समय में, प्रति सेकंड में, एकांक दर में, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मतलब होता है कि बटा समय। एकदम करेक्ट पॉइंट समझिए। किसी अभिक्रिया का वेग, कोई रिएक्शन है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, अभी हम आपको ढेर सारे रिएक्शन कराएंगे, अब तो हम स्टार्ट ही कर दे रहे हैं केमिस्ट्री। किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है, कोई रिएक्शन हो रही है, जो उसका वेलोसिटी होती है, उसके यौगिक की कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं। अब रिएक्शन क्या, पहले हम बात को टिप्पणी कर लेते हैं, अभी हम चर्चा और ढेर सारे करेंगे। जैसे मान लिया जाए H2 + O2 बराबर 2H2O, Cl हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला के क्या बनती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनती है, ये सब बनती है ना। तो किसी अभिक्रिया, कोई रिएक्शन हो गया, किसी अभिक्रिया का वेग उसके यौगिक की किसी समयांतराल मतलब समय के अंतर पर हुए सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिएशन होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक आपका अभिकारक होता है और दूसरा उत्पाद होती है। उत्पाद के पहले जो यौगिक मिलाया जाता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। आइए, अभिकारक को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हो जाएगा PRODUCT, प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट को हम लोग प्रेम से शॉर्टकट में, बार बार हम रिएक्टेंट नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखा हुआ ना, प्रोडक्ट हो गया का, चलो प्रोडक्ट हो गया, ये सही। रिएक्टेंट अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, बार बार न लिख करके इसको हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर अभिकारक, ये हो गया आपका अभिकारक, और इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। जब हम इसको उत्पाद लिखेंगे तो हम इतनी बड़ी बड़ी शब्दों का इस्तेमाल या स्पेलिंग या हिंदी के शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ हम अपना बात बना लेते हैं, कुछ पॉइंट रखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। अभिकारक है, रिएक्टेंट कहते हैं, तो पहला स्पेलिंग हम रख लेते हैं R, ये R हो गया, और इसको हम इंडिकेट करते हैं क्या, P। जहाँ पर हम R लिखेंगे इसका मतलब रिएक्शन के पहले होने वाली बात हो रही है अभिकारक के लिए, और जब हम कहीं P लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन के बाद होने वाला जो पॉइंट है उसको हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है उसके यौगिक की किसी समयांतराल पर हुए सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाती है, अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो आप इसको लिख लीजिए, अब फिर हम
बात करते हैं कि अभिक्रिया का जो सूत्र होता है, इसको सूत्र के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। आप ना लिखिए, तब हम आपको बताते हैं, आगे बताते हैं आपको अभिक्रिया का वेग का जो सूत्र है। इतना बड़ा हम जो थ्योरी आपको लिखे थे, तो हम यहाँ लिखते हैं अभिक्रिया का वेग। तो ये अभिक्रिया का वेग है, सूत्र कैसे लिखते हैं? अभिक्रिया दोनों तरफ हो सकती है, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद। तो हम लिखते हैं, पहले हम दोनों कंडीशन को बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम बताते हैं आपको कि अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग पहले हम अभिकारक वाला चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद उत्पाद वाला चर्चा करेंगे। तो अभिकारक वाला जो चर्चा करेंगे वो पॉइंट हमारा है, यहाँ हम लिख देते हैं अभिक्रिया का वेग अभिकारक में सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन और बटे समयांतराल, क्योंकि आपके परिभाषा में भी हम समयांतराल शब्द का इस्तेमाल किए हैं, तो यहाँ उसको पॉइंट की वर्ड से हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो अभिक्रिया जो होगी, समझिए, ये आर है और ये है आपका पी, तो ये रिएक्टेंट है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ये पी है, प्रोडक्ट है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, जिसे हम उत्पाद कहते हैं। जब समय के साथ, समझिएगा आप लोग, समय के साथ जो आर है वो घटती है, बता दे रहे हैं, जब भी रिएक्शन होगा अभिकारक हमेशा घटेगा, और घटाने के लिए हम लोग आई विल यूज द मार्क्स ऑफ नेगेटिव, हम लोग हमेशा उसके लिए माइनस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब ये दिया है अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग जो है इसको लिखते हैं हम अभिकारक, ये हो गया अभिकारक। तो अभिकारक इसलिए लिखते हैं क्योंकि अभिकारक का है। अभी हम उत्पाद का लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे उत्पाद लिख देंगे, बस ये हो जाएगा अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन बटे समयांतराल। इसको हम इंडिकेट कैसे करेंगे? देखो, परिवर्तन है तो परिवर्तन को हम लोग डेल से डिनोट करते हैं, समझिएगा, डेल हो गया। ये अभिकारक है तो अभिकारक को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं आर, आर हो गया। अब आर लिख दिए, तो जब हम आर या पी मतलब अभिकारक या प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पर, तो उसे हम बड़े ब्रैकेट्स में इस्तेमाल करेंगे, छोटे ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे, नहीं गलत हो जाएगी वो। तो हम लिखते हैं यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट्स, ऐसा लिख लेंगे, समझिएगा। उसके बाद हमने कहा कि जब अभिकारक होती है वो समय के साथ घटती है, तो घटाने के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और पूरक बटा समयांतराल है तो यहाँ टी लिखेंगे और यहाँ डेल का इस्तेमाल करेंगे, बस। ये हो गया अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटे ये बता रहा है। आप इसको इंडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको दिया भी नहीं है बुक्स में और होता भी नहीं। आप अभिक्रिया के वेग को किससे नोट करेंगे? ऐसा नहीं है, तो आप जब भी करेंगे ये करेंगे। तो क्या हो गया? अभिकारक। सूत्र को ये देख करके आप बता सकते हैं कि अभिकारक वाला है कि अभिक्रिया उत्पाद वाला? अभिकारक वाला। तो अभिकारक वाला है तो आर इंडिकेट कर रहा है, ये रिएक्टेंट है, इसको अभिक्रिया अभिकारक है, रिएक्शन के पहले वाली पॉइंट है, अर्थात ये घट रही है, तो हमेशा हम लोग माइनस का इस्तेमाल करेंगे, बटे समयांतराल हो गया, मतलब ये चीज डेल्टा टी हो गया। अब क्रिया वेग ये हुआ। आप इसको लिखिए, फिर हम प्रोडक्ट पे चर्चा करते हैं। साफ साफ लिखिए। ये पॉइंट तो हम बता दिए आपको कि अभिकारक में सांद्रता की, क्लियर हो गया। अब हमको लिखना है पी वाले पे चर्चा करना है। ये वाला हमेशा हम लोग प्लस लिखते हैं क्योंकि ये बढ़ती है, और ये वाला हम लोग हमेशा माइनस लिखते हैं क्योंकि ये घटती है। अब हम क्या करेंगे? अभिक्रिया का वेग जो है इसकी जगह क्या लिखे रहे यहाँ? उत्पाद लिखेंगे, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अभिकारक की जगह उत्पाद लिख देंगे। उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल, तो ये माइनस है, ये चीज हम प्लस लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, प्रोडक्ट हो गया उत्पाद के लिए, और बटे समयांतराल। खूब साफ साफ है। मक्खी कहाँ जा रहा है? गंधा रहे कहा हम जी उधर से। आप देखो ये क्लियर हो गया, चलो ये क्लियर हो गया ना, इसको राइट करिए। अब उसके बाद जो हम आपको पढ़ाए हैं इसी पर हम सवाल बताते हैं एक ठो, और इस सवाल को हम क्लियर करते हैं। प्रश्न कह रहा है, यदि कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता, जो स्टार्टिंग की जो सांद्रता है, वो चीज जो सांद्रता इसका 0.5 मोल है, को 10 सेकंड में 0.03 मोल प्रति लीटर हो जाती है और कर देता है, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होगा? अभिक्रिया का वेग हम क्लियर करेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर अभिक्रिया का वेग। तो सूत्र लिखते हैं पहले हम अभिक्रिया
बेटा बात करोगे फिर बेकार कर दोगे। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का जो वेग है वो हो जाएगा आपका सांद्रता में परिवर्तन, क्योंकि हम लोग अभिकारक हो या फिर उत्पाद हो उसी की परिवर्तन है। तो लिखेंगे यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन, और सांद्रता में परिवर्तन पूरक बटा हो जाएगा आपका समयांतराल, समयांतराल हो जाएगी। हम लोग देखिए जब आपको अभी बता रहे थे आर जो है रिएक्टेंट जो है मतलब अभिकारक जो है वो प्रोडक्ट मतलब उत्पाद जो है, रिएक्टेंट हमेशा माइनस में होती है, लेकिन हम लोग इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे नहीं, चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बता रहे हैं कि ये कमी होती है इसमें वृद्धि होती है, ये चीज़ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सांद्रता में जो परिवर्तन है था कितना, ये हो कितना, इतना हो गया। तो हम क्या करते हैं बड़े में से जितना था इसमें से और वही परिवर्तन है तो हम घटा देते हैं, 0.3 हो गया। अब पूरा बटा क्या हो गया, समयांतराल कई सेकंड है भैया, 10 सेकंड हो गया। तो 10 सेकंड हो गया तो इसको हम घटाएंगे 0.2/10 हो जाएगी। और इसको क्या करेंगे हम इसको भाग देंगे। तो अब समझ लीजिए जब नीचे 10 है तो एक अंक सरकाएंगे तो हो जाएगा 0.02 हो जाएगी। और इसका जो मात्रक होता है मोल, हम ठीक से लिख नहीं पाएंगे इतना लंबा, इसको हम थोड़ा सा उधर करके लिखते हैं ताकि हम बोल दे रहे हैं। देखिए 0.2/10 हो गया, इसको बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा आपका मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। समझो ये प्रति है, पर है, इसको पर बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, प्रति बोलते हैं हिंदी में, बोलेंगे सॉरी ये कितना हो गया बेटा 0.02 हो गया। 0.02 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा अभिक्रिया के वेग का। ये सवाल सॉल्व करिए फिर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बताएंगे थोड़ा सा अभिक्रिया के वेग में कुछ बातें जो बताए हैं उसको कलेक्ट करके एक जगह लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अभिक्रिया का जो वेग है उसको हम लोग आर, पहले आर हो गया और ये हो गया हमारा पी हो गया जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट हो गया, इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको उत्पाद बोलते हैं, इसको आर से नोट करते हैं, इसको पी से नोट करते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि अभिकारक है ये अभिकारक, और इसको हम बोलते हैं उत्पाद जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। बार बार हम रिएक्टेंट में लिख रहे हैं और जो रिएक्टेंट होता है ये हमेशा क्या होती है समय के साथ घटती है और ये क्या होती है समय के साथ बढ़ जाती है। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं परिवर्तन होती है किसमें अभिकारक में, इसको आर लिखते हैं और किसके साथ बढ़ती है ये समय के साथ घटती है ये। तो यहाँ हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ये चीज़ जो है इसके बराबर होगा, जितना ये खर्च होगा इतना इधर बढ़ेगा और दोनों आपस में बराबर होंगे। प्लस लिखेंगे डेल लिखेंगे, उसके बाद बड़े ब्रैकेट से इस्तेमाल करेंगे, छोटा ब्रैकेट नहीं लिखना है हमको। और ये हो जाएगा पी, उसके बाद पैक कर देंगे पूरा बटा डेल्टा टी हो जाएगी। ये पॉइंट हो गया। अब हम आपको लेके चलेंगे आपको एग्जाम्पल तरफ, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल बताएंगे और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। इसी साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी बताने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल हमारा हम अपने हिसाब से, अभी हम रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं दोस्तों। भैया देखा एग्जाम्पल हमको लिखना है तो हम एक तरफ लिखते हैं आर, रिएक्टेंट हो गया, और उसके बाद हम इधर आ जाते हैं प्रोडक्ट तरफ लेकर के। मान लेते हैं जब आप कभी भी रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, H2 लिखेंगे प्लस O2 लिखेंगे, कोई भी रिएक्शन हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। H2 लिखेंगे प्लस O2 लिखेंगे, एरो देंगे, फिर H2O लिखेंगे, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर जल बना। अब बैलेंस बराबर के आप करने के लिए, बराबर करने के लिए आप 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, जो भी इस्तेमाल करना है यूज करेंगे संतुलन करने के लिए ना। उसी तरह से यहाँ मान लेते हैं कि कुछ हम रिएक्टेंट में अभिकारक की जगह कुछ हम मान लेते हैं कि ये इसको बराबर करना है हमको, तो हम बराबर करने के लिए ये चीज़ जो इस्तेमाल करें, मतलब 2 इस्तेमाल कर लिख सकते थे, 3 लिख सकते थे, 4 कुछ भी लिख सकते थे, किसी को रोका नहीं जा रहा है क्योंकि मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं। जो देगा पूरा रिएक्शन दिया रहेगा आपको पेपर में। देखो फिर हो जाएगा 2 हो गया। यहाँ मान लेते हैं 3, दोनों को 2 नहीं मान रहे हैं क्योंकि रिएक्शन जो होगा वो अभिकारक घचर पचर होगा, इतना प्लस इतना, फिर एरो दे करके फिर उत्पाद इतना प्लस इतना, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, जो भी मिल रहा होगा वही दिखा रहे हैं आपको। ये हो गया। अब हम इसका जो समीकरण दिए हैं इसको हम लिखते हैं कैसे, देखिए ये रिएक्टेंट है, लिखते हैं डेल, फिर हो गया क्या
R जो रहेगा सेम H2 होता H2 लिखते, O2 होता O2 लिखते, NH3 होता NH3 लिखते, NH4 होता NH4 लिखते, H2SO4 होता H2SO4 लिखते, जो भी होता हम उसको लिखते। और उसके बाद ये चीज लिखने के बाद आपका क्या है, समय के साथ, समय के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी इसके बगल में अंक दिया रहेगा उसको हम हमेशा बाई में करके लिखेंगे, इतना ये चीज लिखेंगे। और ये चीज हमारा जो घटती है ये यहाँ लिखते हैं माइनस। अब आइए यहाँ पर, यहाँ हो गया बराबर भी करते हैं, ये इधर हो गया ये इधर हो गया, इतना बराबर। अब आप तो खुद बता सकते हो, प्लस लिखेंगे, इधर का माइनस इधर प्लस होती है, और 1/3 लिखेंगे, डेल लिखेंगे, ब्रैकेट्स लिखेंगे, कैपिटल P लिखेंगे बटे डेल T हो गया। बताइए कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें, उसको लिखिए। फिर हम एक एग्जांपल आपको डाल के दिखाते हैं क्या चीज़ होगा। जिस प्रकार से आप ये लिखे हैं हमने आपको बताया है, उसी तरह से अब हम लेके चलते पूरे इसको दबी हुई बातों को खोल लें। जैसे मान लो रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की बात हम कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं एक रिएक्शन, मान लेते हैं ये हम पढ़ते हैं इसको नाइट्रोजन, ये हो गया, और नाइट्रोजन के बाद ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। इन दोनों को मिला करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बना। क्लियर हो गया, समझो ये 2 N है, यहाँ एक ये O है ऑक्सीजन है, समझो बात बन जाएगी। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ हम 2 का इस्तेमाल कर देते हैं। 2 हो गया, जब 2 हो गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये हो गया तो संतुलन तो हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये 2 हो गया। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये चीज़ जो है ये गर्म होती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को एक नया चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। यहाँ अकेला था, ठीक है, इतना बराबर, इतना आपने कर दिया। अब हम इसको करते हैं, आप हमारा साथ दीजिएगा। अगर मेरा यहाँ 2 था तब तो हम 1/2 लिखे। अगर यहाँ से नहीं मतलब है, यहाँ से मतलब है, हाँ अणुओं से नहीं परमाणुओं से मतलब होना चाहिए। हाँ कितना मोल है तो हम लिखे, यहाँ लिखेंगे, इधर तो अभिकारक है, इधर उत्पाद है, इधर माइनस चलता है, इधर प्लस चलता है। ये बात हम पहले छेड़ चुके हैं और लिखे भी है, मिटाए नहीं है इसको। चलिए लिखिए हमारे साथ दीजिए, डेल लिख दिए, डेल लिख दिए, ब्रैकेट्स में R था तो R लिख लिए, यहाँ क्या है N2 हो गया, ये N2 हो गया, और उसके बाद बटे करके डेल T है, इसको हम डेल T लिख लिए। अब 1/2 है, यहाँ 2 था इसलिए 2 लिख दिए, यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ये माइनस यहाँ इस्तेमाल करेंगे। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। चलिए एक बात ध्यान रखिए, ये जो एरो है इसके इधर जितने भी हम अभिकारक को मिलाएंगे सभी के सभी अभिकारक हमारा एक दूसरे के बराबर होगा। यहाँ प्लस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक मतलब जितना रहेगा आपका अभिकारक हो उत्पाद हो सब एक तरफ से बराबर होंगे, एक तरफ से, क्योंकि सब रिएक्शन एक तरफ समान बढ़ती है। ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, ये घटेगी, ये घट रही तो ये भी घट रही है। जो भी चल रहा है ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है ये बढ़ रहा है, क्रमबद्ध तरीके से चल रही है। हम चर्चा करते हैं कैसे सभी को बराबर लिखना है, किसी को प्लस नहीं दिखाना है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। इस बात को नहीं भूलिएगा, इतना बराबर। क्लियर, लिखो दोस्त, डेल ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे O2, हाँ बेटा, बटे डेल T। सब चीज एक साथ नहीं लिखा जा सकता। चलो माइनस हो गया, फिर हम बराबर लिखते भैया, ये बराबर कर दिए। अब आ जाए यहाँ माइनस प्लस, प्लस हो गया, हाँ 1/2, देखो 2 हो गया, फिर हो गया डेल ब्रैकेट्स में NO बटे डेल T। बताइए कितना सरल है। अब आप इसको आसानी से लिखिए बहुत अच्छे से। फिर अगर आपको दिक्कत होगा तो आप वीडियो पीछे करोगे तो आपको पता चल जाएगी हम क्या कर रहे हैं। हम अब चलेंगे, ये आपका अपक्रिया था, ये जो है यहाँ हम अपक्रिया लिखेंगे, ये अपक्रिया है, आप अपक्रिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको एक रिएक्शन दे रहे हैं और आप जो है एक दूसरे को देख करके, मतलब ये चीज़ हमारे बोर्ड का देख करके आप इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा ये कोई रिएक्शन को, तब हम बात बढ़ाएंगे, बात आगे। हम यहाँ लिखते हैं उदाहरण, और उदाहरण जो लिखते हैं ये क्लियर करेंगे हम। उसके बाद देखो जो अपक्रिया लिखे उदाहरण में,
अभिक्रिया। अभिक्रिया हम लिखते हैं भैया, मान लो एक तो दिया है आपके एनसीईआरटी में N2 नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला करके क्या बनती है? अमोनिया बनती है। जो बनती है उसको हम इधर लाते हैं, अमोनिया मतलब NH3। अगर 4 हो जाता तो क्या बनता? अमोनियम हो जाता। तो चलिए N2 है प्लस H2 है, ये हो गया NH3 हो गया। तो ये हो गया, हम बराबर करते हैं, ये नाइट्रोजन यहाँ कई ठे? 2 ठे। यहाँ कई ठे ससुरी? 2 ठे। एक की बात यहाँ का उठ जाए 2 ठे, यहाँ 2 यहाँ 6 हो गई, यहाँ 3 हो गया। अब हम इको दिया हुआ जो अभिक्रिया है इसको हम थोड़ा सा अभिक्रिया के वेग में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो कन्वर्ट करो बाबू, देखो आसानी से कन्वर्ट करो, फिर हम आपको बताते हैं। आप लोग कन्वर्ट करिए अपना और उसके बाद हम क्लियर करते हैं। और देखिए ये हो जाएगा माइनस डेल N2 बाई डेल टी, यहाँ है ये नहीं है कुछ, बराबर 1/3 डेल ब्रैकेट्स में H2 बाई डेल टी बराबर 1/2 डेल NH3 कहाँ गया चिपक के यार, इधर NH3 बटे डेल टी। ये ससुरी तो नहीं है, ऊपर वाला है, नीचे वाला मत डूब कर लगाना। तो ये हो गया आपका, ये हो गया। पहले कंट्रोल करो अपने आप को। अरे किसी का फोन है। हम आपको बता रहे थे कि इसके बाद हम चर्चा करते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी पर एक सवाल मैं बता रहा हूँ। देखो एक अभिक्रिया A + B एरो C है। अब A में कोई भी अभिकारक हो जाएगा, B में कोई भी अभिकारक हो जाएगा, C में कोई भी उत्पाद हो जाएगा। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल आपको अभी इसके पहले बताया कि H2 + N2 बराबर NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया हो गया, तो AH2 हो गया, ये O2 हो गया। अब ऐसा कसम नहीं खाना कि ये क्लियर बात वही है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अभिक्रिया को मैं मान लेता हूं, अब हम अभी माने हैं, इसके बाद हम कुछ ऐसा रिएक्शन देंगे कि वो रहेगा और आपको हम सॉल्व करके कैसे उसका वैल्यू निकलेगा वो हम क्लियर करके बताएंगे आपको। A + B बराबर एरो दिया है C में A के विघटन की दर, पहले समझो, हम यहाँ लिखते हैं A + B एरो C। A के विघटन की दर, A के पास लिखना है, न कि B के पास, न कि C के पास, A के पास। A के विघटन की दर, A के विघटन की दर, दर मतलब एकांक, समय, प्रति सेकंड, ये सब इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे प्रति दर, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं माइनस में लिखते हैं, और इसके पहले न 2 है न 3 है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिखेंगे, डेल A बटे डेल टी, करेक्ट है, बराबर, इसकी बात है कहीं पर नहीं है, इतना है। और कह रहा है कि तो C के बनने का, अर्थात ये बराबर C पर आओ, तो C पर हो गया तो हो गया तो हार प्लस डेल ब्रैकेट्स में, जैसे A रात A होगी, C बात C होगी। बहुत अच्छे समझे जाए, बहुत अच्छा लगे, देखो बटे डेल टी होगी। अब तो के सवाल में देगा गिवन द वैल्यू ऑफ माइनस डेल ब्रैकेट्स में A बाई डेल टी, यही वैल्यू दिया हुआ है आपको, यही वैल्यू दिया है, तो हम यही वैल्यू दिया है कि विघटन A के विघटन की दर, विघटन जो रिएक्शन हो रहा है विघटन की दर है, और जो दर है वो वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बराबर, यही लिख लेंगे, ये लिखेंगे हम प्लस डेल C बटे डेल टी। बहुत अच्छे से सीखो, बहुत शांति माइंड से, सब आपको आ जाएगा। देखो प्लस, अब इसी वैल्यू पूछ रहा था, तीसरा बराबर लिख लेंगे हम, या प्लस डेल C पूरा बटा डेल टी बराबर 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप पोंछ देंगे, पोंछने पर क्या लेंगे, मोल इतना इतना, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इस प्रकार हम आपको आज ये चीज़ बता दिए। आने वाले समय में मतलब अगला वीडियो हम कल आपको वीडियो में बताएंगे और सवाल बताएंगे, लेकिन जो A+B एरो C दिया हुआ है इसके जगह हम आपको कोई रिएक्शन देकर बताएंगे। जैसे अब यहाँ हम आपको बता रहे थे पहले, हाँ उदाहरण बता रहे थे, जैसे उदाहरण पढ़ा है पहले एकदम नॉर्मल चीज़ें, R एरो P, फिर उसमें हम एक टेलर दिया आपको कि 2 है 3 है कुछ भी रहेगा उसको बटा कर लेंगे। उसी तरह से आपको आज हम ये सब चीज़ दिए हैं, कल आने वाले समय में आपको हम कुछ जैसा एग्जाम्पल रिएक्शन हकीकत में देंगे और फिर ये चीज़ आपको एकदम बोर्ड से एकदम मतलब सूट तरह मिलता रहेगा, पूरा क्वेश्चंस मिलेंगे। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस जितने भी हैं आपको पूरा कॉपी पेस्ट करता है बोर्ड पेपर। आप अगर बोर्ड पेपर उठाएंगे तो आपको 7 मार्क्स का मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कसम नहीं खाते 7 मार्क्स का, लेकिन मैं सिलेबस के अनुसार प्रमाण कहता हूँ कि सिलेबस अगर मुझे कह रहा है तो मैं उसी के अनुसार बात कर रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत हो तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जा करके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद को जब सर्च करेंगे तो उसमें जो तीसरा चैप्टर है ये दिया हुआ है, उनको इंक्लूड करें तो उसमें दिखेगा आपको 7 मार्क्स केमिस्ट्री, ये बेहतर होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सॉल्व कर लीजिए, आगे फिर मिलेंगे आपको। बहुत बहुत थैंक यू।